गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः एक बार स्वागत है। और आज के इस लेक्चर के अंदर जब हमने बात की थी क्लासिफिकेशन, हम एक एक फाइलम का हम ले रहे हैं। तो हमने प्रोटोजोआ की इससे पूर्ववर्ती लेक्चर्स में बात की थी। आज हम उससे नेक्स्ट फाइलम की बात करेंगे। फाइलम पोरीफेरा की हम बात करने वाले हैं। तो फाइलम पोरीफेरा के अंदर हम ऐसे मल्टी सेलुलर एनिमल्स को सम्मिलित करते हैं जिन एनिमल्स की पूरी बॉडी के ऊपर क्या होते हैं, पोरस उपस्थित होते हैं, छिद्र उपस्थित होते हैं। और इन छिद्रों की उपस्थिति के कारण ही इस फाइलम का जो नामकरण किया गया है वो किया गया आपका पोरीफेरा। पोरीफेरा ये ग्रीक शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर आपके बना हुआ है, जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हो। पोरस प्लस फेरे। पोरस मतलब होल या छिद्र, और फेरे का मतलब टू बियरिंग मतलब धारण करने वाला। तो ये ऐसे एनिमल्स, ऐसे जंतुओं का एक संघ है, समूह है, जिसके अंतर्गत हम ऐसे जंतुओं की बात कर रहे हैं जिनके के पूरे शरीर पर सूक्ष्म छिद्र उपस्थित होते हैं और उन छिद्रों को हम ओस्टिया के नाम से हम जानते हैं। तो ये तो हमने बात की कि फाइलम प्रोटोजोआ के अंतर्गत हम कैसे जंतुओं को सम्मिलित करते हैं। अब उसके बाद में बात करें कि फाइलम जो पोरीफेरा है, उस फाइलम पोरीफेरा के जंतुओं को पहले जंतु नहीं समझा जाता था, उनको प्लांट्स के अंदर हम इंक्लूड करते थे। लेकिन एक साइंटिस्ट थे एलिस ने सर्वप्रथम इन एनिमल्स को, इन जीवों को जंतुओं के रूप में वर्णित किया और ये बताया कि ये प्लांट न होकर क्या ये हैं, आपके जंतु होते हैं। तो सर्वप्रथम क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि सर्वप्रथम पोरीफेरा के जीवों को जंतु के रूप में किसने वर्णित किया, तो आपका आंसर हो जाएगा एलिस ने। उसके बाद में हम बात करें कि एक और साइंटिस्ट थे जिनको नाम है आपका रॉबर्ट ग्रांट। और रॉबर्ट ग्रांट ने सर्वप्रथम ये पोरीफेरा शब्द का प्रतिपादन किया। पोरीफेरा शब्द का जो नामकरण है सबसे पहले किसके द्वारा किया गया, आपके रॉबर्ट ग्रांट के द्वारा। और अगर हम कहें कि इस पोरीफेरा संघ की स्थापना का श्रेय भी किसको दिया जाता है, आपके रॉबर्ट ग्रांट को दिया जाता है। और अगर हम पोरीफेरा की बात करें तो पोरीफेरा जंतुओं का अध्ययन हम जंतुओं की या जूलॉजी की एक विशिष्ट शाखा के अंतर्गत करते हैं, जिसको हम कहते हैं आपके पैराजूलॉजी। तो अगर हम फादर ऑफ पैराजूलॉजी की बात करें तो फादर ऑफ पैराजूलॉजी कौन हो जाएगा, आपका रॉबर्ट ग्रांट आपके हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इनके आवास की। तो अगर आवास की बात करें तो ये सभी कैसे होते हैं, आपके जलीय होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। और इनके अंदर भी मोस्टली जो कैसे होते हैं वो लवणीय आवास में पाए जाते हैं, समुद्री जल में पाए जाते हैं, और कुछ क्या होते हैं वो फ्रेश वाटर अथवा स्वच्छ जल के अंदर पाए जाते हैं। तो ये हमने बात की इसके आवास की। नेक्स्ट हम बात करें कि होते कैसे हैं। तो ये सेसाइल होते हैं, मतलब स्थानबद्ध होते हैं, सोलिटरी एकल रूप में पाए जाते हैं, अथवा ये कॉलोनियल मतलब समूह के रूप में भी आपके पाए जाते हैं। नेक्स्ट अगर कैरेक्टर्स की बात करें तो जो इनकी बॉडी है, हमने बात की कि बॉडी कैसी होती है, इनकी पोरस होती है, मतलब कि संपूर्ण सतह है जो इसकी शारीरिक सतह होती है वो कैसी होती है, छिद्रित होती है। और इन छिद्रों को जो छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र होते हैं उनको हम ओस्टिया के नाम से जानते हैं। उन ओस्टिया के माध्यम से क्या होता है, जल इनके शरीर के अंदर प्रवेश करता है। अभी हम बात करेंगे कि इनके अंदर इन छोटे छोटे कोष्ठकों से बना हुआ एक विशिष्ट तंत्र पाया जाता है। उस विशिष्ट तंत्र को हम कैनाल सिस्टम कहते हैं, हिंदी के अंदर उसको हम नाल तंत्र हम उसको कहते हैं। अब इस नाल तंत्र में क्या होता है, ओस्टिया, ओस्टिया से इनकरेंट कैनाल, इनकरेंट कैनाल में आपके प्रोसोपोडाइल भी हो सकते हैं, एपोडाइल भी हो सकते हैं। उसके बाद में फ्लैजिलेटेड चेम्बर होते हैं और वो अंदर जाकर किसके अंदर खुलते हैं, आपके स्पंजोशील में खुलते हैं। और स्पंजोशील जो कैविटी होती है वो ओस्कुलम छिद्र के द्वारा आपके बाहर खुल जाती है। तो ये सब हम पढ़ेंगे आपके कैनाल सिस्टम के अंदर। बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर के अंदर ये आपके दिया हुआ है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स में आपके टॉपिक दिया गया है, कैनाल सिस्टम ऑफ पोरीफेरा। वहां पर हम इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर हम सिर्फ ये जान लेते हैं कि इन जंतुओं के पूरे शरीर पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं, उन छिद्रों को हम ओस्टिया कहते हैं। ओस्टिया के माध्यम से जो जल है इनके शरीर के अंदर प्रवेश करता है, ठीक है। और ये ओस्टिया भी क्या होते हैं, अंदर की तरफ क्या होते हैं आपके, इनके अंदर भी इनकरेंट कैनाल होती है, आंतरिक आपके
नाल होती है, और वो नाल कैसी होती है आपके फ्लैजिलेटेड चैम्बर के माध्यम से अंदर की तरफ स्पंजोशील कैविटी में खुलती है, और ये पूरे के पूरे वो छिद्र हैं वो एक अकेले छिद्र के द्वारा, जिसको हम ऑस्कुलम के नाम से जानते हैं, ऑस्कुलम के द्वारा आपके बाहर खुलते हैं। तो अगर ये कहें कि ओस्टिया एक तरह से किसकी तरह काम कर रहा है, मुख की तरह काम कर रहा है, और ऑस्कुलम किसकी तरह काम कर रहा है, एनस की तरह काम कर रहा है। नेक्स्ट हम बात करें कि जो मॉर्फोलॉजिकली है, आकारिक रूप से ये विभिन्न आकृतियों के आपके पाए जाते हैं। इसके अंदर हमने लिखा है फूंदानुमा भी होते हैं कुछ, उसके अलावा कुछ आपके बेलनाकार रूप में भी ये आपके पाए जाते हैं। अगर मैं सिमेट्री की बात करूं कि इनके शरीर के अंदर सिमेट्री कैसे पाई जाती है, तो सिमेट्री जो इनके अंदर पाई जाती है वो कैसी होती है, अनियमित होती है, अनियमित आकार के होते हैं, और अनियमित आकार के होते हैं तो इसको किसी भी तल से हम काटो वो दो बराबर भागों के अंदर विभाजित नहीं हो सकते, मतलब इनके अंदर सममिति सिमेट्री नहीं पाई जाती, अर्थात ये कैसे होते हैं आपके एसिमेट्रिकल होते हैं, असममित होते हैं। लेकिन जो ल्यूकोसोलेनिया होता है, उस ल्यूकोसोलेनिया में कैसी सिमेट्री पाई जाती है आपकी, उसके अंदर रेडियल सिमेट्री आपके पाई जाती है। मैंने बोर्ड पे आपके एक प्रकार की ल्यूकोसोलेनिया के अंदर कौन सी सिमेट्री मिलती है आपकी, रेडियल सिमेट्री आपके पाई जाती है। उसके बाद में मैंने बात की कि ये जो जंतु होते हैं वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक को हिंदी में बोले तो द्विजनन स्तरीय होते हैं, मतलब इनके शरीर के अंदर दो जनन स्तर मिलते हैं। एक जनन स्तर एक्टोडर्मिस जो बाहर की तरफ होगा, आउटर होगा, और एक होगा एंडोडर्मिस जो इनर अंदर की तरफ होगा। एक्टोडर्मिस को हम पिनिकोडर्म भी कहते हैं, और जो इनर होता है उसको हम क्या कहते हैं, कोइनोडर्म भी कहते हैं। तो ये एनिमल्स कैसे होता है आपके, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में हम इन दो की बात करेंगे आपके, एक पोरीफेरा फाइलम की बात करेंगे, और इसके आगे हम जब सिलेंट्रेट्स पढ़ेंगे तो सिलेंट्रेट्स भी कैसे होते हैं आपके, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स ही होते हैं। इसके अलावा जितने भी हैं उसके आगे हम ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स की हम बात करेंगे। तो यहाँ पर हम बात करें कि कैसे डिप्लोब्लास्टिक है। इसके अलावा अगर इनके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हमने बात की थी कि प्रोटोजोआ के अंदर कौन सा था, बिल्कुल सिंपल टाइप का था, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड का था, जीवद्रव्य स्तर का उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे तो प्रोटोजोआ से एक कदम आगे है, थोड़ा सा उसमें क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी आई है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में। अब वहां पर जब प्रोटोजोआ में हमने एक ही कोशिका से मिलकर शरीर का निर्माण बताया था कि यूनिसेलुलर थे प्रोटोजोन्स, लेकिन यहाँ पर यूनिसेलुलर में क्या है, मल्टी सेलुलर है। तो मतलब इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा हो जाएगा आपका, सेल्यूलर ग्रेड का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इनके अंदर पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे अभी भी टिश्यू का निर्माण नहीं होगा, टिश्यू ग्रेड की हम बात करेंगे नेक्स्ट आपके सिलेंट्रेट्स फाइलम के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो उसके बाद में सिमेट्री डिप्लोब्लास्टिक हमने कहा कि आउटर जो लेयर थी वो पिनेकोडर्म कहलाती, अंदर कोइनोडर्म कहलाती। ठीक है, इस पिनेकोडर्म के अंदर कुछ कोशिकाएं होती हैं वो चपटी होती हैं, उन चपटी कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, पिनेकोसाइट्स कहते हैं। और उसके अलावा कुछ कोशिकाएं जो होती हैं वो कैसी होती है, अंडाकार होती है, और अंडाकार कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, पोरोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमने बात की कि जो आउटर लेयर थी वो पिनेकोडर्म कहलाती है, जिसको एक्टोडर्मिस कह दो। और एक्टोडर्मिस में दो प्रकार की कोशिकाएं आपके पाई जाती है, एक चपटी कोशिकाएं जिन्हें हम पिनेकोसाइट्स कहते हैं, और एक अंडाकार कोशिकाएं जिनको हम क्या कहते हैं, पोरोसाइट्स आपके। जो दूसरी अंदर की तरफ जो जनन स्तर होती है उसको हम क्या कहते हैं, कोइनोडर्म कहते हैं। और इस कोइनोडर्म में कैसी होती है आपकी, कसाविकीय फ्लैजिलेटेड कोइनोसाइट्स कोशिकाएं इसके अंदर पाई जाती है। और एक कसाविकीय जो कोइनोसाइट्स कोशिकाएं होती है वो इस पोरीफेरा संघ का विशिष्ट लक्षण होता है। ये यूनिक फीचर है इस पोरीफेरा फाइलम का। जो भी हम फाइलम पढ़ेंगे उस फाइलम में कुछ और कुछ क्या होगा, यूनिक कैरेक्टर्स होंगे, यूनिक फीचर्स होंगे, और ये यूनिक फीचर्स उसी फाइलम के अंदर आपके मिलेंगे। ठीक है, तो यूनिक फीचर्स हो गया। अगर यूनिक फीचर्स आपको कहाँ पे भी क्वेश्चन में मिले कि पोरीफेरा, या आप ये मान के चलो क्वेश्चन आपको ये मिला कि कसाविकीय कोइनोसाइट्स कोशिकाएं किस संघ का अभिलाक्षणिक गुण होता है, तो आपको उत्तर में क्या मिलेगा, आपको पोरीफेरा संघ आपको मिलेगा। इसके अलावा पूछा जाए आपके कि कैनाल सिस्टम, नाल तंत्र किस संघ का महत्वपूर्ण अभिलक्षण है, तो अभी आपको क्या करना है, पोरीफेरा। यहाँ पर एक चीज याद रखना, जब हम इकाइनोडर्मेट फाइलम की बात करेंगे तो कई बार क्वेश्चन क्या होता है, ये भी पूछा जाता है और उसके अंदर आपको आंसर गलत आप देख के आ जाते हो। यहाँ पर हम बात करते हैं नाल तंत्र की, कैनाल सिस्टम की बात करते हैं।
और वहां पर हम किसकी बात करते हैं, वहां पर हम बात करते हैं ट्यूब फिट की, हम बात करते हैं नाल पाद की हम बात करते हैं। ठीक है, तो नाल पाद जहां पे आएगा तब हम बात करेंगे आपकी काइनोडर्मेट्स की, और जब नाल तंत्र की हम बात करेंगे, कैनाल सिस्टम की बात करेंगे, तब हम बात किसकी करेंगे, आपके पोरीफेरा की हम बात करेंगे। तो बिल्कुल आपको क्लियर रहना है कि नाल पाद काइनोडर्मेट्स में बात करने वाले हैं और नाल तंत्र हम किसमें बात करते हैं, आपकी पोरीफेरा की बात करते हैं। तो स्पेसिफिक फीचर हो गया आपके पोरीफेरा, यूनिक फीचर्स हो गया आपके पोरीफेरा। और जो ये कोशिकाएं थी, उन कोशिकाओं की खोज किसके द्वारा की गई थी, आपके H.J. क्लार्क के द्वारा इन कोशिकाओं की खोज की गई। ये क्लियर। अब उसके बाद हम बात करें कि जो दो आपके लेयर हैं, जर्म लेयर्स हैं, पिनेकोडर्म और कोइनोडर्म, इनके बीच में क्या होता है, जिलेटिनस पदार्थ भरा होता है, और जिलेटिनस पदार्थ को हम क्या कहते हैं, मीसेनकाइम उसको कहते हैं। ठीक है, इन दोनों जर्म लेयर के बीच में जो जिलेटिनी पदार्थ भरा होता है उसको हम मीसेनकाइम कहते हैं। और इस मीसेनकाइम में ये 8 आपके 9 प्रकार की कोशिकाएं आपके पाई जाती हैं। इनकी बात कर लेते हैं कि इस मीसेनकाइम में कौन कौन सी आपके कोशिकाएं मिलती है, उन कोशिकाओं का फंक्शन आपके क्या होता है। तो सबसे पहले मैंने कोशिका लिखी है स्क्लेरोब्लास्ट कोशिका, और स्क्लेरोब्लास्ट कोशिका का काम क्या होता है कि ये कंकाल के निर्माण का काम करती है। इनका काम क्या होता है, स्केलेटन का फॉर्मेशन करना होता है, और जो इनका कंकाल होता है वो कंकाल किनसे मिलकर बना होता है, आपके स्पिक्यूल से, कंटिकाओं से मिलकर बना होता है। तो हम ये कहें कि कंटिकाओं का निर्माण किसके माध्यम से हो रहा है, स्क्लेरोब्लास्ट कोशिकाओं से होता है। दूसरा, ये कंकाल की बात कर ली हमने, तो कंकाल कैसा है, स्पिक्यूल्स के माध्यम से भी होता है, और इनका कंकाल किसके माध्यम से बना होता है, स्पॉन्जिन फाइबर्स के माध्यम से भी बना होता है। तो अगर बात करें दूसरा स्पोंजियोब्लास्ट, स्पोंजियोब्लास्ट जो कोशिका होती है वो भी क्या काम करती है, आपके स्केलेटल फॉर्मेशन का काम आपके करती है। नेक्स्ट कोशिका इनमें मिलती है आपके थिसोसाइट्स, और थिसोसाइट्स का काम क्या होता है कि ये कोशिकाएं इनके शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में भोजन का संग्रह करती है, क्योंकि प्राणियों के अंदर जो फूड स्टोरेज होता है वो किस रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में होता है। तो थिसोसाइट्स कोशिकाएं होती है वो खाद्य संग्रह का काम इसके अंदर करती है। नेक्स्ट फेगोसाइट्स कोशिका, और फेगोसाइट्स का काम क्या होता है, फेगोसाइटोसिस मतलब अंतर्ग्रहण करना, भोजन का अंतर्ग्रहण करने का काम कौन करती है, आपकी फेगोसाइट्स। नेक्स्ट है आपकी ट्रोफोसाइट्स, और ट्रोफोसाइट्स का काम क्या होता है कि फेगोसाइट्स के द्वारा जो भोजन का अंतर्ग्रहण हुआ है उस भोजन को पूरे के पूरे शरीर के अंदर वितरित करने का काम कौन करती है, आपकी ट्रोफोसाइट्स करती है। इसी कारण ट्रोफोसाइट्स को हम क्या कहते हैं, नर्स कोशिका या नरिशिंग कोशिका या पोषण कोशिका भी हमको कहते हैं। नेक्स्ट कोशिका होती है आर्कियोसाइट्स, और आर्कियोसाइट्स विशिष्ट होती है। विशिष्ट के संदर्भ में ये कोशिका कैसी होती है, टोटिपोटेंट होती है, पूर्ण शक्ति कोशिका होती है। मतलब इस एक कोशिका के अंदर इस कंकाल के पूरे शरीर का निर्माण करने की क्षमता पाई जाती है। तो एक ही कोशिका से जब पूरे शरीर का निर्माण हो जाता है तो इस गुण को हम क्या कहते हैं, पूर्ण शक्तता कहते हैं, टोटिपोटेंसी हम कहते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इस आर्कियोसाइट से किसका निर्माण होता है, अंडाणु और शुक्राणु कोशिका का निर्माण भी आर्कियोसाइट्स कोशिका से होता है। नेक्स्ट जो कोशिका होती है उसके अंदर होती है आपकी कोलेनोसाइट्स कोशिका, और ये कोलेनोसाइट्स कोशिका कैसी कोशिका होती है, वो होती है संयोजी उत्तक कोशिका की तरह ये काम आपके करती है। नेक्स्ट क्रोमोसाइट्स, क्रोमोसाइट्स कोशिका क्या करती है, जैसे आपको क्रोमा का मतलब वर्णक रंग, मतलब ये इसकी वर्णक कोशिका है। अगर स्पंज में किसी भी तरह का आपको रंग दिखाई दे रहा है तो उस रंग को या उस रंग प्रदान करने का जो गुण है वो किसके कारण है, आपके क्रोमोसाइट्स कोशिका के कारण होता है। क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि पोरीफेरा संघ के जंतुओं में जो रंग मिलता है वो रंग किस कोशिकाओं के माध्यम से मिलता है, क्रोमोसाइट्स कोशिका के माध्यम से रंग मिलता है। नेक्स्ट मायोसाइट्स, और मायो का मतलब क्या होता है, मसल्स, और मसल्स कैसी होती है, कॉन्ट्रैक्टाइल होती है, संकुचनशील होती है। तो ये कोशिकाएं कैसी है, ये संकुचनशील कोशिकाएं, और संकुचनशील कोशिकाएं कहां पर उपस्थित होती हैं, आपके ये कोशिकाएं उपस्थित होती है आपके ऑस्कुलम के शीर्ष के ऊपर उपस्थित होती है। ठीक है, तो ये जनरल फीचर्स हम बात कर रहे हैं आपके पोरीफेरा की। नेक्स्ट और हम अभी बात करते हैं नेक्स्ट फीचर्स की हम बात करते हैं
कि पोरीफेरा संघ के जंतुओं के बॉडी वॉल के मध्य एक कैविटी पाई जाती है। इस कैविटी को हम स्पंजोशील या पैरागैस्ट्रिक कैविटी हम इसको कहते हैं। अभी हमने बात की कि स्पंज जो होते हैं उनके पूरे शरीर के ऊपर क्या पाया जाए, सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, ओस्टिया कहते हैं। ये ओस्टिया अंदर की तरफ एक बड़ी कैविटी इनके अंदर मिलती है, उस कैविटी को हम क्या कहते हैं, स्पंजोसील और पैरागैस्ट्रिक कैविटी हम इसको कहते हैं। ठीक है, और ये स्पंजोसील और पैरागैस्ट्रिक कैविटी बाहर की तरफ किसके माध्यम से खुलती है, आपके ऑस्कुलम के माध्यम से बाहर खुल जाती है। नेक्स्ट हम बात करें कि ये जो हम छिद्रों की बात कर रहे हैं, इन छिद्रों का इनके शरीर में बना हुआ एक विशिष्ट तंत्र पाया जाता है। इस तंत्र को हम नाल तंत्र या कैनाल सिस्टम हम कहते हैं, जिसका यूनिक फीचर है। और ये जो कैनाल सिस्टम है वो इनके पोषण में, इनके श्वसन में और इनके उत्सर्जन में क्या करता है, सहायता करता है। ठीक है, तो कैनाल सिस्टम के माध्यम से इनके क्या हो रहा है, उत्सर्जन का काम हो रहा है, श्वसन का काम हो रहा है और न्यूट्रिशन का काम इनमें हो रहा है। ठीक है, या रेस्पिरेशन की हम बात करें, रेस्पिरेशन की बात करें तो इनके जो शरीर की सामान्य सतह है उसके माध्यम से भी जो गैसों की विसरण प्रक्रिया होती है उसके माध्यम से क्या हो जाता है, इनमें श्वसन संपन्न हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो जो कैनाल सिस्टम इनमें 4 प्रकार का मिलता है, एस्कोनोइड, साइकोनोइड, ल्यूकोनोइड और रेगोन टाइप का इनके अंदर कैनाल सिस्टम आपके पाए जाते हैं। तो अगर हम बात करें कि जो सबसे सिंपल कैनाल सिस्टम इनमें होता है, तो सबसे सिंपल कैनाल सिस्टम कौन सा होता है, एस्कोनोइड प्रकार का होता है और वो किसमें पाया जाता है, आपके ल्यूकोसोलेनिया के अंदर पाया जाता है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके पोरीफेरा के अंदर बनता है कि कैनाल सिस्टम आपको दिए जाएंगे 4 प्रकार के और उसमें आपको सिंपल से कॉम्प्लेक्स का सीक्वेंस क्रम आपसे पूछा जाएगा, उसका ऑर्डर आपसे पूछा जाएगा कि सिंपलेस्ट टू कॉम्प्लेक्स कैनाल सिस्टम का सही सीक्वेंस आपको बतानी है। तो सबसे सिंपल है एस्कोनोइड, साइकोनोइड, रेगोन और सबसे ल्यूकोनोइड कौन सा हो जाएगा आपका, कॉम्प्लेक्स। तो एस्कोनोइड जो सबसे सिंपलेस्ट प्रकार का होता है ल्यूकोसोलेनिया के अंदर मिलता है, साइकोनोइड जो होता है वो साइफा के अंदर मिलता है और सर्वाधिक कॉम्प्लेक्स और हम ये बात करें सर्वाधिक दक्ष जो कैनाल सिस्टम होता है वो कौन सा होता है, आपके ल्यूकोनोइड होता है। और एक इसमें मिलता है आपके यूस्पोंजिया या स्पोंजिला के अंदर ये आपके पाया जाता है। नेक्स्ट एक और प्रकार होता है रेगोन टाइप का, और रेगोन टाइप का जो आपके कैनाल सिस्टम होता है वो हम अभी बात करेंगे कि पोरीफेरा का जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो एक क्लास की हम बात करेंगे डेमोस्पोंजियाई। उस डेमोस्पोंजियाई के जो लार्वा होते हैं, डेमोस्पोंजियाई क्लास के लार्वा के अंदर जो कैनाल सिस्टम पाया जाता है वो कौन सा होता है, आपके रेगोन टाइप का कैनाल सिस्टम इनके अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें कि जो इनका स्केलेटन होता है वो स्केलेटन किससे मिलकर बना होता है, स्पिक्यूल्स कंटिकाओं से मिलकर बना होता है या स्पॉन्जिन फाइबर से मिलकर इनका स्केलेटन का निर्माण होता है। तो इनके अंदर जो स्पिक्यूल्स या कंटिकाएं होती हैं वो कंटिकाएं एकाक्षीय, त्रिअक्षीय, चतुरक्षीय और बहुअक्षीय प्रकार की होती है। मोनोएक्सोन, ट्राइएक्सोन, टेट्राएक्सोन और पॉलीएक्सोन प्रकार की इनके अंदर कंटिकाएं उपस्थित होती हैं। इन कंटिकाओं के आधार पर ही हम क्या करते हैं, कंकाल के आधार पर ही हम क्या कर रहे हैं, इनका क्लासिफिकेशन हम करेंगे। नेक्स्ट इनकी जो डाइजेस्टिव कैविटी होती है या हम बात करें इनकी पाचन गुहा जो होती है या हम बात करें इनका मुंह को क्या होता है, पूरी तरह से जंतुओं में क्या होता है, आपके अनुपस्थित होता है। मतलब इनके अंदर डाइजेस्टिव कैविटी और माउथ नाम जैसी कोई संरचना इनके अंदर नहीं पाई जाती। तो माउथ नहीं पाया जाता तो अंतरकरण की भी बात की, इसके माध्यम से जल ओस्टिया के माध्यम से क्या हो रहा है इनके अंदर प्रवेश कर रहा है। तो जो ओस्टिया होंगे वो एज ए माउथ की तरह इनके अंदर काम होगा। और जो डाइजेशन होता है वो डाइजेशन कैसा होता है, पाचन पूरी तरह से इनके अंदर अंतः कोशिकीय प्रकार का होता है। नेक्स्ट हम बात करें कि इनका एक्सक्रीटरी मटेरियल है, वो एक्सक्रीटरी मटेरियल जलीय होने के कारण क्या होता है, अमोनिया होता है। मतलब जो पोरीफेरा संघ के जंतु होते हैं वो कैसे होते हैं, आपके अमोनोटेनिक होते हैं। नेक्स्ट अगर नर्वस सिस्टम बात करें तो पोरीफेरा में नर्वस सिस्टम पूरी तरह से क्या होता है, एब्सेंट होता है। नर्वस सिस्टम नाम की कोई संरचना इनके अंदर नहीं पाई जाती। रिप्रोडक्शन की अगर बात करें पोरीफेरा संघ के जंतुओं में तो इनमें रिप्रोडक्शन दोनों ही तरह के होते हैं, लैंगिक जनन भी होता है और लैंगिक जनन भी इनके अंदर होता है। अलैंगिक जनन की बात करें तो अलैंगिक जनन इनके अंदर किसके माध्यम से संपन्न होता है, मुकुलन की विधि के द्वारा संपन्न होता है, बडिंग के द्वारा संपन्न होता है। ठीक है, और जो आर्कियोसाइट्स कोशिकाएं हैं वो आर्कियोसाइट्स कोशिकाएं किसका निर्माण करती है, जेम्यूल्स का निर्माण करती है।
आंतरिक मुकुल का निर्माण करती है और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, जेम्युलेशन हम इसको कहते हैं। और इस जेम्युलेशन प्रक्रिया के द्वारा क्या संपन्न होती है, आपकी बडिंग मतलब मुकुलन की क्रिया संपन्न। और मोस्टली जो होता है इनमें अलैंगिक जनन किसके माध्यम से होता है, इस बडिंग विधि के माध्यम से इनके अंदर अलैंगिक जनन होता है। तो हम बात करें कि बडिंग के माध्यम से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पोरीफेरा में, और उस बडिंग का निर्माण जेम्यूल से, और जेम्यूल का निर्माण किससे होता है, आर्कियोसाइट्स कोशिकाओं से होता है। नेक्स्ट, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करें तो स्पंज कैसे होते हैं, आपके हर्मेफ्रोडाइट अथवा उभयलिंगी प्रकार के होते हैं। और उभयलिंगी प्रकार के होने के साथ साथ इनके अंदर प्रोटोगाइनी मतलब स्त्री पूर्वता कंडीशन पाई जाती है। स्त्री पूर्वता कंडीशन से मतलब है कि जो अंडाणु होते हैं वो शुक्राणुओं से पहले क्या हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं। इस कारण इनके अंदर अगर निषेचन की बात करें तो निषेचन इनके अंदर कैसा होता है, इंटरनल होता है, आंतरिक होता है। और क्रॉस फर्टिलाइजेशन इसके अंदर होता है, मतलब पर निषेचन होता है, दो स्पंजों के बीच में लैंगिक जनन की क्रिया संपन्न होती है। क्लियर सी बात है, उभयलिंगी तो है, लेकिन इनके जो दोनों गैमेट्स हैं वो दोनों गैमेट्स क्या होते हैं, अलग अलग समय में क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं। तो अलग अलग समय में मैच्योर होते हैं तो इनके बीच में लैंगिक जनन की क्रिया संभव नहीं हो पाती। इस कारण इनके अंदर कौन सी होती है, जो निषेचन होता है वो किस प्रकार का होता है, पर निषेचन प्रकार का इनके अंदर। नेक्स्ट हम बात करें कि फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन के अंदर अपने को पता है कि फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, युग्मकों का संलयन होता है पहली चीज, और युग्मकों के संलयन के बाद में क्या होता है, युग्मनज बनता है। युग्मनज में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। ये चीज किसके अंदर होती है, आपके लैंगिक जनन के अंदर होती है। तो सबसे पहले मेल गैमिट जिसको हम कह रहे हैं स्पर्मेटोजोआ, और फीमेल गैमिट जिसको हम कह रहे हैं ओवम, उनका आपस में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, उनका संलयन होता है, उनका फ्यूजन होता है, उनका मिक्सिंग होती है उनकी, और उसके फलस्वरूप क्या बनता है, आपके एक युग्मनज का निर्माण होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। और ये निषेचन की जो प्रक्रिया हुई वो प्रक्रिया कहाँ पे हो रही है, जल के अंदर संपन्न हो रही है। आंतरिक प्रकार की निषेचन की क्रिया हो रही है और पर निषेचन की प्रक्रिया ये संपन्न हो रही है। अगर हम बात करें कि जब युग्मनज बन गया तो युग्मनज क्या है, एक बड़ी कोशिका होती है, मतलब शरीर की सामान्य कोशिकाओं से ज्यादा बड़ी कोशिका होती है, ठीक है। तो उस कोशिका में क्या होते हैं, बारंबार कोशिका विभाजन होते हैं, और उन कोशिका विभाजनों को ही हम क्या कहते हैं, विदलन कहते हैं, क्लीवेज हम कहते हैं, या डेवलपमेंटल बायोलॉजी परिवर्धन जैविकी वाली किताब के अंदर आप इसका अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो इन युग्मनज में होने वाले जो आरंभिक कोशिका विभाजन है वो विदलन कहलाते हैं, और ये विदलन कैसा होता है, सामान्य प्रकार का होता है और पूर्णभंजी प्रकार का होता है। पूर्णभंजी मतलब होलोब्लास्टिक, मतलब किस युग्मनज में पूरी की पूरी कोशिका के अंदर समान रूप से क्या होते हैं, कोशिका विभाजन होते हैं। तो जब समान रूप से कोशिका विभाजन होते हैं पूरी कोशिका में, तो उसको हम क्या कहते हैं, विदलन विभाजन को होलोब्लास्टिक कहते हैं, पूर्णभंजी कहते हैं। कुछ युग्मनजों में क्या होता है, जिनके अंदर योग की मात्रा पाई जाती है, तो योग जहां होगा वहां पर क्या होते हैं, कोशिका विभाजन कम होते हैं, और बाकी जगह क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो ऐसे विदलन विभाजनों को हम क्या कहते हैं, मीरोब्लास्टिक कहते हैं, अंशभंजी विदलन कहते हैं। तो पोरीफेरा संघ के जंतुओं के युग्मनज में जो विदलन होगा वो कैसा होगा, समान होगा, और कैसा होगा, सामान्य होगा, और पूर्णभंजी प्रकार का होता है। अब उसके बाद में बात करें कि जब युग्मनज बन गया, युग्मनज से आगे किसका निर्माण होना है, भ्रूण का निर्माण होना है, लेकिन इनके अंदर जो डेवलपमेंट होता है, परिवर्तन होता है, वो परिवर्तन कैसा होता है, अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है, इनडायरेक्ट प्रकार का इनके अंदर डेवलपमेंट पाया जाता है। अब हम बात करें कि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट जो डेवलपमेंट होता है वो क्या होते हैं, तो अगर हम इनकी बात कर लें तो डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है कि जो भी नवजात शिशु बना है वो नवजात शिशु पूरी तरह से किसके समान है, वयस्क के समान दिखाई देता हो। तो ऐसे परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष प्रकार का परिवर्तन कहते हैं। मतलब उसके बीच में नवजात शिशु और वयस्क के बीच में कोई भी मीडियम स्टेज उपस्थित नहीं हो, लार्वा, निम्फ, नीड, कोई भी अवस्थाएं उपस्थित नहीं हो। मतलब जो नवजात शिशु हुआ है वो पूरी तरह से वयस्क, जैसे हमारी हम बात करें, मनुष्य की हम बात करें, तो मनुष्य में जो डेवलपमेंट होगा वो कैसा होगा, डायरेक्ट होगा, क्योंकि जो हमारा नवजात शिशु होता है वो पूरी तरह से किसके समान दिखाई देता है, हमारी तरह समान दिखाई देता है। तो ऐसे डेवलपमेंट को हम क्या करेंगे, डायरेक्ट। दूसरा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, मतलब नवजात वयस्क
इनके बीच में क्या होती है, एक मीडियम स्टेज होती है जो वयस्क से बिल्कुल क्या होती है, विपरीत दिखाई देती है। जैसे हम बात करें आपने आर्थ्रोपोडा के अंदर जब हम बात करेंगे लेपिडोप्टेरा ऑर्डर की, जब हम बात करेंगे इसके अंदर तितलियों की बात करेंगे, बटरफ्लाई की, तो बटरफ्लाई का जब आप उसका वयस्क देखते हो वो उड़ने वाला होता है, लेकिन जो उसका लार्वा देखोगे आप कैटरपिलर, तो एक सामान्य अगर व्यक्ति से पूछा जाए तो सामान्य व्यक्ति उस कैटरपिलर को, उस बटरफ्लाई को क्या बताएगा, अलग अलग जंतु बताएगा। क्योंकि कैटरपिलर और जो आपका तितली होगी बिल्कुल क्या होती है, बिल्कुल ही अलग आपको मॉर्फोलॉजिकली दिखाई देंगे। वो एक कीड़े की तरह दिखाई देगा आपको, ठीक है। और बटरफ्लाई क्या होगी, विंग्ड होगी, उड़ने वाली होगी, बिल्कुल कलरफुल होगी, तो अलग अलग उसको पहचानेगा, ठीक है। तो मतलब कि जो लार्वा अवस्था थी वो पूरी तरह से क्या है, वयस्क से विपरीत है। तो ऐसे परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के दौरान पोरीफेरा संघ के जंतुओं में ये 3 प्रकार के लार्वाओं का निर्माण होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लार्वा आपके कॉम्पिटिशन से एग्जाम्स के अंदर ये पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला एंटीब्लास्टुला, और एंटीब्लास्टुला लार्वा किसमें पाया जाता है, आपके साइफा में, साइफोन जिसको हम अर्न स्पंज को स्पंज भी कहते हैं, उसके अंदर मिलता है। पेरेंटाइलुला लार्वा ये किसमें मिलता है, आपके लिपोसुरेनिया के अंदर पाया जाता है। और स्टीरियोगैस्ट्रुला किसमें मिलता है, आपके यूप्लेक्टेला के अंदर आपके पाया जाता है, ठीक है। तो ये हमने बात की कि पोरीफेरा संघ के जंतुओं के सामान्य लक्षण क्या क्या, ठीक है। सामान्य लक्षणों की हम बात करें, नेक्स्ट अभी हम बात करेंगे कि इस फाइलम पोरीफेरा के जंतुओं का हम क्लासिफिकेशन की बात करें कि कितनी क्लासेस के अंदर हमने बात की कि फाइलम पोरीफेरा की मैं बात करूं तो फाइलम पोरीफेरा को हम इसमें पाए जाने वाले कंकाल के आधार पर 3 क्लासेज में हम इसको विभक्त करते हैं, कैलकेरिया, हेक्साक्नेडा और डेमोस्पोंजियाई। तो अभी हम ये पूरा का पूरा इसका क्लासिफिकेशन की हम बात करने वाले हैं।